हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ आकाश श्रीवास्तव हेयर फ्रॉम द 6th एपिसोड ऑफ वाई सिटी टॉक्स। और आज का हमारा जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है मिस्टर विंध्याचल शुक्ला सर, जिन्होंने अभी अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। और जैसा कि मैं बता दूं कि इन्होंने अभी अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। सर, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ और आपको देख रहे हैं। तो आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने स्टडी में क्या क्या किया, आपकी अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। जैसा कि मेरा नाम विंध्याचल शुक्ला है और मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। और मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैं 3 सब्जेक्ट से परास्नातक हूँ और वर्तमान में मैं रेलवे विभाग में कार्यरत हूँ। ओके, तो सर जैसा कि अभी अभी आपने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो उसमें आपको कौन सी रैंक मिली? मेरी रैंक श्रम प्रवर्तन अधिकारी में 3री रैंक मिली है। ओके, तो सर ये बताइए कि आपने ये यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और आपको 3री रैंक मिली, तो आपने अपनी ये जर्नी कब से स्टार्ट की? मेरी जर्नी तो इससे बहुत लंबी है क्योंकि इसमें असफलताओं सफलताओं का दोनों का दौर रहा है। और 22 मई 2010 को मैं इलाहाबाद आया था। उसके बाद मैं जिस समय आया था तो मुझे पीसीएस के बारे में कुछ नहीं पता था कि पीसीएस होता है क्या चीज़ें। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद ही चीज़ें हो गई कि मैं 2012 में मैंने आईएएस का मेंस दिया और 2013 से लेकर के अब तक पीसीएस में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी है, चाहे लोअर हुआ है, चाहे प्रॉपर हुआ, हर एग्ज़ामों में मैं प्री फर्ज में क्वालिफाई रहता था। और 4 बार मैं मेंस क्वालिफाई किया हूँ और 4 बार मेंस किया, मतलब 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया है और मेरा 4था इंटरव्यू था। तो जो प्रीलिम्स यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो क्या आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के पीछे आपका कोचिंग का भी कोई रोल है? आपने मतलब कहीं कोचिंग ज्वाइन की थी? वैसे तो मैं 12 बार दे चुका हूँ मेंस। और रही बात है कोचिंग की, जो है तो कोचिंग शुरुआत में मैंने लिया था, शुरुआत में लिया था, फिर मैं यहाँ भी रहा, मैंने दिल्ली भी रहा, तो कोचिंग लिया। लेकिन चीज़ें उतनी नहीं हो पाई क्योंकि जब से हम तैयारी करने आए तब से परिवर्तन का दौर था। 2011 में यूपीपीसीएस में 2011 में यूपीएससी में चेंज हुआ, 2012 में यूपी कमीशन चेंज हुआ, 2013 में फिर यूपीएससी चेंज हो गया, 2015 फिर यूपी कमीशन चेंज हो गया। तो परिवर्तन का दौर थोड़ा समय इसमें लगी चीज़ें। लेकिन हाँ, कोचिंग में लिया था और स्टडी मटेरियल जो भी चीज़ें थी। तो प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करने के पीछे आपकी क्या स्ट्रैटेजी? जितने भी एस्पिरेंट, जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, वो सब स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। प्रीलिम्स से क्या है, आप ऑथेंटिक बुकें पढ़िए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए। जो ऑथेंटिक बुकें कुछ है उस पर आप रिवाइज कीजिए, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी हो गया आप एनसीईआरटी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया आप रमेश सिंह हो सकती है, या फिर आप इनकी रमेश सिंह की आप ले सकते हैं। और उसके बाद में साइंस और जो भी चीज़ें हैं आप उसको देख सकते हैं। मैगजीन में भी है, आप सामान्य कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण आप देख सकते हैं, सब सामान्य चीज़ें हैं। ओके, और मेंस के लिए? मेंस के लिए आप सबसे मेन चीज़ है कि आपको टेस्ट सीरीज करना चाहिए, जिससे आपकी राइटिंग स्किल बढ़े। आप क्योंकि यहाँ होता है कि 20 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे के अंदर लिखना होता है, और अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो जाहिर सी बात होती है कि क्वेश्चन आपके छूटते हैं। इस वजह से बेस्ट ये होता है कि आप प्रैक्टिस करें अधिक से अधिक क्वेश्चनों का, अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें। और इसी के सापेक्ष ऐसी चीज़ें हैं कि आप ऐसा कुछ होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज देते हो, उसी में चीज़ें वो आ जाती हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन वही आ जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो सर, जैसे कि लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो लोग प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जब वो लोग जा कर के बैठते हैं तो कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू से भी वो लोग बाहर हो जाते हैं। तो आपने इंटरव्यू को कैसे फेस किया और आपके क्या स्कोर थे इंटरव्यू में? जैसा कि मेरा इंटरव्यू में 100 में 70 नंबर थे और मेरा चेयरमैन सर के बोर्ड में था और इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। और इंटरव्यू के लिए यह है कि आप एग्ज़ाम जब हो तो 2-3 उसके बाद पहले आप 2-3 पेपर को आप देखिए और उसको आप लगातार करिए पर डे के हिसाब से। और फिर आपकी जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में एज आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप उसको देखिए। अगर आप कहीं वर्किंग में हैं तो आप वर्किंग के बारे में जानिए। जैसे मैं रेलवे में था तो मेरा लगभग 30 से 35 मिनट टूर चला, उसमें अधिकतर मेरे रेलवे से ही, वर्किंग से ही ज़्यादा पूछे गए। फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड से पूछे गए, एजुकेशनल बैकग्राउंड से पूछे गए। लगभग इंटरव्यू ठीक ही रहा, तो 30-32 मिनट चला और अच्छा स्कोर माना गया। 2-3 जगह हमने मॉक भी दिया, तो मॉक का भी बहुत अच्छा रहता है इंटरव्यू के लिए। तो कुछ एस्पिरेंट्स हैं, उनका ये सवाल है, वो लोग कुछ क्वेश्चंस जानना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस
जो कि एट द टाइम सडनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्या वो क्वेश्चंस भी आपके साथ पूछे गए थे? जैसे सामान्य चीज़ें हैं कि उनका इंटरव्यू का तो कोई वो होता नहीं, आपका वो इंटरव्यू कहाँ से शुरुआत हो सकती है। जैसे पहले ही क्वेश्चन से आपका डिसाइड हो जाता है कि इंटरव्यू जाएगा कहाँ। पहले क्वेश्चन है तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हैं और आप क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ें। अगर आपने बता दिया एजुकेशनल की है कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर चीज़ें आपकी वहाँ से एकेडमिक चली जाती है। और अगर आपने बता दी कि मैं वर्किंग में हूँ जो भी चाहिए, तो फिर आपकी चीज़ें वहाँ हो जाती है। तो ये उसका ये होती है फर्स्ट क्वेश्चन से ये चीज़ें। और रही बात होती है कि सडनली और ऑन स्पॉट क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि 2010 में आप प्रयागराज आए थे, इलाहाबाद, तो 2010 के बाद आप कंटिन्यूअसली आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहे और आपने जैसा बताया कि काफ़ी बार आप फेल भी हुए। तो उस फेलियर से आपने क्या सीखा और आप लोगों के एक्सपीरियंस को क्या ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो फेलियर तो जाहिर सी बात है फेस करना ही पड़ेगा, तो उस फेलियर से आप कैसे ओवरकम हुए वो आप हमारे एक्सपीरियंस को कैसे बताना चाहेंगे? इससे हुआ कि 2010 में मैं आया और रही बात है भाई, अच्छा रहा कि मुझे 2013 में ही नौकरी मिल गई। लेकिन उस नौकरी में हुआ क्या था कि मुझे पोस्टिंग मिली थी इंदौर, तो फिर मैं वहाँ नहीं ज्वाइन किया। फिर 2014 में फिर मुझे प्रयागराज मिली, तो मुझे प्रयागराज से थोड़ा वो था कि फिर भाई प्रयागराज में रहने के लिए मैंने किया। फिर 2016 में मुझे लेखपाल की नौकरी मिली, तो लेखपाल की नौकरी में लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन था कि आप प्रयागराज को ना छोड़ने के लिए आप लेखपाल को आप छोड़ दिए, क्योंकि आपके घर के पास था, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, वहाँ चीज़ें मैंने छोड़ दिया। तो रही बात ये चीज़ है, और रही बात की है कि एक असफलता तो मान लिया मिलती रही है। लगभग भाई 12 मेंस मैंने दिया, 12 मेंस देने के बाद आप 4 बार इंटरव्यू में पहुँचे और फाइनली आप हो करके और सिलेक्ट नहीं हो पाते हो। लेकिन ये प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास सर्विस थी, तो एक मेरा हर समय कहना होता या तो बनना है कर्मचारी या तो बनना अधिकारी, तो मैं कर्मचारी बन ही चुका था, बस अधिकारी बनने की प्रक्रिया थी। और रही बात अभी प्रयास में भी हूँ, 21 मैंने दिया भी है, यूपीएससी भी दिया है, यूपी कमीशन भी दिया, तो लगभग दोनों जगह में मेंस। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आप 2010 से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी बार आपने प्रीलिम्स भी दिया, मेंस एग्ज़ाम भी दिया और अल्टीमेटली 2021 में आपका सिलेक्शन हो गया। तो कोई भी स्टूडेंट्स होगा वो 1 बार, 2 बार, 3 बार फेलियर फेस करने के बाद वो तैयारी करना छोड़ देता है, तो ऐसे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? देखिए है कि असफलता और सफलता आपकी लाइफ का एक पार्ट है, और रही बात है कि आप असफल होकर के किसी चीज़ को आपको छोड़ देते जाए। रही बात, मैं इस पर 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक अब्राहम लिंकन जी थे। अब्राहम लिंकन जी थी, वो लगातार मतलब हर चीज़ों में फेल होते रहे, 22 बार 21 बार वो नहीं हुए। और आप सबसे रिसेंटली है कि हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में जो बाइडेन जी हैं, जो बाइडेन जी भी लगातार चीज़ों में कई बार वो किए, लेकिन फाइनली नहीं हुआ। और अंतिम में अमेरिका में सबसे ज़्यादा उम्र के 78 वर्ष की उम्र के ये अब की बार राष्ट्रपति बने, ये भी लगातार फेल हुए प्राइमरी चुनाव में कई बार, कई चीज़ें हुई। तो ये ऐसे असफलता से आपको नहीं करना चाहिए। और रही बात आप सर्विस में जाओगे तो वहाँ भी चीज़ें होगी, भाई आप काम करोगे, अच्छा काम करोगे, बुरा जो भी चीज़ हो, तो उसका हर चीज़ों का होता है। तो आप ये एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर का क्या रोल था? न्यूज़पेपर अच्छी है, जो भी चीज़ आप उससे करंट से रिलेट करती है चीज़ें, और जो भी देश दुनिया की चीज़ें, क्योंकि अब क्या हुआ कि टोटल जो जीएस में पहले होते थे ऑब्जेक्टिव होते थे, अब हो गया डिस्क्रिप्टिव बेस पर। तो डिस्क्रिप्टिव बेस में होती है कि चीज़ आपको लिखनी होती है, तो अगर आपकी चीज़, और रही बात कि अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं इन्फ्लुएंसर होकर के करंट बेस पर आते हैं, तो अगर आप करंट से टच में रहते हो तो चीज़ें ठीक रहती है। रही बात मेरा हिंदी मीडियम था, तो मैं उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप दैनिक जागरण आप देखो तो अच्छा रहता है, राष्ट्रीय संस्करण तो अच्छा है। तो आपने मैगजीन्स करंट्स के लिए कौन-कौन से यूज़ किए थे? करंट्स के लिए मैगजीन है तो मैं दृष्टि जो है वो आईएएस की, जो दृष्टि आईएएस है जो दिल्ली में, मैंने उसको देखा। फिर आप आ जाती है कभी एग्ज़ाम के दौरान आ जाती है और चीज़ें, दृष्टि की आ जाती है, घटना चक्र की आ जाती है, या फिर आपका यूथ जो भी है, यूथ का भी है, यूथ का तो मैंने यूज किया है। मेंस में मेरा सब्जेक्ट रहा इतिहास, तो वहाँ भी चीज़ें इसकी यूजलेस नहीं है। ओके, पुराने क्वेश्चंस के लिए। ओके। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स को आप कब से जानते हैं? यूथ कंपटीशन टाइम को तो मैं जब से आया तब से मैं जानती, क्योंकि मैंने पहले ही किताब लिया था जब उस समय मेंस की होती थी, तो वो क्या बोलते हैं, पुराने ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं वो और कोई नहीं छापता था, या तो शिल्पी छापती थी या तो फिर यूथ छापता था। तो शिल्पी में उतना नहीं मिल पाता था, यूथ में इनका थोड़ा कंपाइलेशन कुछ ज़्यादा ही रहता है, और इस वजह से यूथ को बहुत पहले जाना, तो लगभग 8-10 साल। ओके। तो एक यूपीपीएससी की तैयारी और या फिर यूपीएससी की तैयारी जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो क्या आप उनको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स पढ़ें? बिल्कुल लेना चाहें उनको, जो पुरानी ईयर्स के पेपर्स हैं उनका एक अच्छा कंपाइलेशन है। इसके बाद जैसे आपका मान लीजिए सब्जेक्ट है इतिहास है या कोई भी सब्जेक्ट ऐसे हैं, तो जो पुराने ईयर के जो मेंस के सॉल्व हैं इसमें अच्छे आते हैं, जो भी चीज़ें हैं धीरे आपको एक जगह मिल जाती है, और कोई ऐसे निकालता भी नहीं है। या तो फिर क्रॉनिकल निकालती है, जो भी चीज़ निकालती है क्रॉनिकल यूपीएससी निकालता है, यूपी कमीशन के सिंगल ये माना जाता है, ये निकालने वाली सिंगल एक पत्रिका है। ओके।
तो लास्ट में सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि लोग टाइम ड्यूरेशन को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपका क्या मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम को सिर्फ यूपीएससी और यूपीपीएससी नहीं, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की अगर लगातार कंटिन्यूटी है तो 4 से 6 घंटे, अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हो तो चीज़ें हो जाती। क्यों रही बात, इसको मैंने अप्लाई किया है कि मेरी 3 शिफ्ट में नौकरी आती है। मैं रेलवे में था तो वहाँ शिफ्ट वाइज ड्यूटी आती है, तो कभी रात में ड्यूटी है, तो कभी दिन में ड्यूटी, कभी आप फर्स्ट नाइट ड्यूटी। उसमें वो अपने आप को तो चलिए ठीक है समय का रहता है, लेकिन आपको जो माइंड होता है ना बायोलॉजिकल, उसको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। मान लिया अब रात में आप जग के आ रहे हो, फिर दिन में आपको पढ़ना है, तो चीज़ें नहीं हो पाती थी, दिक्कत होती थी फिर। लेकिन ये है कि लगातार लगे रहे और 4-6 घंटे आप देते, और ये ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाती है। मतलब सामान्य दिनों में आप 4-6 घंटे पढ़ सकते हो, और रही बात अगर एग्ज़ाम के दिन है, जैसे पीटी है या मेंस है, तो थोड़ा और आवर्स बढ़ जाएंगे। आप 8 घंटे 10 घंटे भी दे सकते हो। वो तो आपकी होती है ना कि आपके माइंड कितना कैप्चर करता है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो आप अभी जो पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, आप अभी अपनी जर्नी को यही रोकना चाहेंगे कि अभी आगे भी कुछ प्लान है आपका? नहीं, अभी तो है 20 में मान लिया मिला है, 21 में मैंने फिर पीटी दिया है। ओके। और लगभग ठीक ठाक स्थिति में इसमें लिखूँगा, यहाँ भी लिखूँगा, यूपीएससी भी लिखूँगा, तो दोनों चीज़ें होगी। और अभी तो आगे हर व्यक्ति का होता है, यूपी पीसीएस में अगर है तो हर व्यक्ति चाहता है एसडीएम बने। तो मेरा भी है कि भाई हम भी प्रयास करेंगे एसडीएम के लिए। ओके, तो ये सफलता का श्रेय, क्रेडिट आप किसको देना भाई चाहेंगे? सफलता का श्रेय होता है, माता पिता होते हैं, आपके गुरुजन होते हैं, बिल्कुल। और किसी आपका कोई आपका साथी होता है। जैसे मेरे साथ में थे, मैं रेलवे में 2014 से आया, उसके बाद 2016 में मोहम्मद जीशान जो है ये हमारे साथ में रहे। साथ में ये बंदा हर समय जो भी मेरा मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, या मैं कहीं असफल होता हूँ, तो ये किसी व्यक्ति को मतलब किसी बात को लेकर कर यार दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, आप सब परेशान ना हो, सब चीज़ें हो जाएगी, बस ये लगे रहो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा उतना बैकग्राउंड नहीं है कि तुम और कहीं जा सकते हो। तो कम से कम ये चीज़ ये है कि तुम लगे रहो। सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे यूट्यूब चैनल वाई सिटी टॉक को अपना प्रीशियस टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।